Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is use of artificial intelligence and technology in retail banking. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुई है इसने रिटेल बैंकिंग को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनराइज कर दिया है. सो इसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में. बट बैंकिंग टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम लोगों को जो है वो पहले डेटा माइनिंग को समझना पड़ेगा. अब डेटा माइनिंग क्या होता है? यूजिंग एडवांस एल्गोरिदम्स बैंक्स अनरेवल पैटर्न ऑफ कस्टमर बिहेवियर बाय शिफ्टिंग थ्रू कस्टमर डिटेल्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड ट्रांजेक्शनल डेटा. अब एक इंडिविजुअल कस्टमर किस तरह से बिहेव कर रहा है विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, उस चीज को एनालाइज करना यूजिंग द एडवांस्ड एल्गोरिदम्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग बोलते हैं. अब उसके बिहेवियर में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में फॉल कर रहा है, एज ग्रुप ऑफ सपोज 35 टू 40 ईयर्स. अब 35 टू 40 एज ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, क्या वो ऑनलाइन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं या फिर ऑफलाइन सर्विसेज को जो है वो अवेल करना चाह रहे हैं? वो अपने फंड्स उन 35 टू 40 ईयर्स वालों में भी मेल और फीमेल को पर्टिकुलरली स्टडी किया जा सकता है कि मेल्स जो हैं वो अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और फीमेल कहाँ कहाँ पे किस किस तरह की शॉपिंग्स वगैरह जो है वो फीमेल्स के द्वारा की जा रही है. इन सारे बिहेवियरल पैटर्न्स को जो है वो एनालाइज किया जा सकता है with the help of this data mining tools itself. अब इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जब इस डेटा माइनिंग को जो है वो कंबाइन कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो अल्टीमेटली बैंक्स विल बी एबल टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में. 3 डायमेंशंस जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, दोज आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंसेज एंड एल्गोरिदम्स और रिस्क मैनेजमेंट. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का पार्ट बनेंगे डिलीवरी चैनल्स, जिन अलग अलग चैनल्स के थ्रू कस्टमर्स तक प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचाया जाएगा, पेमेंट सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. ये सभी पार्ट बनेंगे हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डायमेंशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिदम्स. इसके अंदर हम लोग देखते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, क्रेडिट स्कोरिंग और टारगेट मार्केटिंग. कस्टमर सेगमेंटेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि कस्टमर्स को बेस्ड ऑन देयर नीड, इनकम, एज, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, उनको जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट उनको राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो पिच किया जा सके. इसी तरह से क्रेडिट स्कोरिंग वो स्कोर होता है जिसके बेस के ऊपर एक इंडिविजुअल को फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे ये डिसाइड किया जाता है. सिमिलर इज द टारगेट मार्केटिंग के मतलब टारगेटेड मार्केट को ही किस तरह से टारगेट करना है और कौन कौन सी मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो उस टारगेटेड मार्केट के अंदर रन करनी है. नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. अब 3 तरह के रिस्क हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लास्ट सेशंस के अंदर. मूविंग अहेड, अब हम एवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं. तो एवोल्यूशन को हम लोग 2 सिनेरियोज में समझेंगे, एक है ग्लोबल सिनेरियो और दूसरा है इंडियन सिनेरियो. ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात की जाए 1950s के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड वाज डन बाय द डिनर्स क्लब इटसेल्फ. 1960s के अंदर हम लोगों को कंप्यूटर्स और एटीएम्स की अडॉप्शन देखने को मिली, जिन्होंने जो कस्टमर्स थे उनको बैंक कार्ड से लिबरेट कर दिया. मतलब 9 से 5 तक के जो टिपिकल बैंक कार्ड्स होते थे उसके बाद भी अब बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो था वो अवेल किया जा सकता था. इसी के साथ जैसे जैसे 1970s आता है तो उस टाइम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स हम लोगों को इवॉल्व होते हुए देखते हैं और बैंक्स भी बहुत हैविली इन्वेस्ट करते हैं इन द कंप्यूटराइजेशन इटसेल्फ. इसी टाइम पीरियड में हम लोगों को स्विफ्ट की डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलती है, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि ग्लोबली बैंक्स जो है वो ग्लोबली जो भी बैंक्स हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए इस सिस्टम को यूज़ करते हैं. 1980s के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग एमर्ज होती हुई हम लोगों को दिखती है. 1990s के अंदर एमर्जेंस ऑफ P2P मनी सर्विसेज, दैट इज पेपाल, वेनमो एंड पॉप मनी. ये आज की डेट में जो गूगल पे या फिर पेटीएम जैसी सर्विसेज हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ये इन्हीं सर्विसेज का अर्लियर वर्जन रहा होगा, दिस पेपाल, वेनमो एंड पॉप मनी. अब इसी टाइम के ऊपर हम लोगों को इस 1990s वाले पीरियड को ही हम लोग .com पीरियड के नाम से भी जानते हैं. 2000 में हम लोगों को मोबाइल बैंकिंग और डिजिटली चेक्स को प्रोसेस करना जो है वो हम लोगों को देखने को मिला. 2010 के अंदर हम लोगों को मोबाइल पेमेंट की टेक्नोलॉजीज एमर्ज होती हुई देखने को मिलती हैं. गूगल वॉलेट और एप्पल पे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. और 2015 के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और
टच आईडी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा EMV चिप टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड जो है उसको लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर जो डाटा है वो इंक्रिप्टेड है और टोकनाइज्ड कार्ड्स जो है वो पिक्चर के अंदर आते हैं। सो ये हम लोगों ने ग्लोबल सिनेरियो को देखा। अब हम लोग इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं। सो इंडियन बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए, सो 1969 के अंदर हम लोग देखते हैं कि 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। अब 1990s के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज डन, जहां से फॉरेन बैंक्स भी इंडियन बैंकिंग मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स थे या फिर ये जो फॉरेन बैंक्स थे ये बहुत ही टेक सेवी थे, इन्होंने प्रमोट किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी कि वो भी अपने आप को चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो अडेप्ट करवाएं। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ आईटी रेवोल्यूशन। क्या इम्पैक्ट रहा आईटी रेवोल्यूशन का? सो मल्टीपल एप्लीकेशंस वर डेवलप्ड बाय द बैंक्स विद द बूम इन द आईटी सेक्टर, और जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स थे उनके अंदर भी नए नए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने को मिले। इसी तरह से हम लोगों ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की इमरजेंस भी हम लोगों को देखने को मिलती है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, या फिर इन प्रोडक्ट्स को हम और क्या बोल देते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब इसके बाद कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स जो अचीव किए गए, आरबीआई ने नज किया कंप्यूटराइजेशन के लिए बैंक्स को, जिस वजह से आईडीआरबीटी, इफ्टाज और एनपीसीआई जैसी जो टेक्नोलॉजीज थी वो इवॉल्व होती हुई हम लोगों को देखने को मिली। इसके अलावा एटीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाने लगी। अब कंप्यूटराइज्ड इंटरकनेक्टिविटी बढ़ने लगी और MICR बेस्ड चेक क्लियरिंग हम लोगों को देखने को मिली। साथ ही साथ मॉडर्न पेमेंट सर्विसेज जैसे कि ECS, RTGS, NEFT और UPI जैसी सर्विसेज भी इवॉल्व होती हुई दिखी हम लोगों को। अब करंट ट्रेंड क्या चल रहा है? अगर चैलेंज की अगर हम बात करें, चैलेंज ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन विदाउट ह्यूमन टच। ह्यूमन टच के बिना कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब यहीं पे एम्फेसाइज किया जा रहा है ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, दैट इज एनी टाइम, एनी वेयर और एनी वे एक्सेस जो है वो डिमांड कर रहे हैं अब कस्टमर्स। इसके अलावा डिजिटाइजेशंस के बेनिफिट्स और पेपरलेस बैंकिंग को जो भी है वो प्रोवाइड किया जा रहा है टू द एंड कस्टमर्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं और उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को मोबाइल बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग और वर्नाकुलर इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ह्यूमन टच इन नॉन ब्रांच। इसके लिए पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ट्रेनिंग, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, हाइब्रिड चैनल्स का यूज करना विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन सपोर्ट। नेक्स्ट चैलेंज जो हम लोगों को देखने को मिलता है, सोफिस्टिकेटेड और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। तो इसके लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? माइक्रो फाइनेंस सॉल्यूशंस को ऑप्ट करना, फाइनटेक के साथ पार्टनरशिप करना, या फिर आर्टिफिशियली पावर्ड पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग्स करना कस्टमर्स को। नेक्स्ट चैलेंज इज लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज द चैलेंज। इसका पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम्स, क्लाउड माइग्रेशन एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करना टू द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट विच इज अ वेरी कॉमन चैलेंज नाउअडेज। इस केस में पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स देना, डेटा को इनक्रिप्ट करना और एम्प्लॉयज एज वेल एज कस्टमर्स को एजुकेट करना रिगार्डिंग दिस साइबर फ्रॉड्स। नेक्स्ट चैलेंज इज रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना विद द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। इसके लिए कंप्लायंस एक्सपर्ट्स को हायर किया जा सकता है, ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया जा सकता है और अपडेट रहा जा सकता है बैंक या फिर बैंकर्स के द्वारा रिगार्डिंग द चेंजिंग रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, इट इज ऑल्सो अ चैलेंज। इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, कंपिटिटिव टैलेंट को एक्वायर करना और साथ ही साथ ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करना जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड कर पाए। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी वुड यू कैटेगराइज पेमेंट सिस्टम एंड डिलीवरी चैनल्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस एंड एल्गोरिदम्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड नन ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? NFS मैनेज्ड बाय IDRBT, IBCC मैनेज्ड बाय NPCI. The right answer for this question will be option D itself. That is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in. जय हिंद।